Hello everyone, welcome back to MockMentor. With today's video, we'll be wrapping up with December 2025 RBI circulars. In this session, we'll discuss two important circulars. The first one is about the amended directions for basic saving bank deposit account, and the second one is the amended direction for credit information reporting framework. So let's get started. The first circular is about basic saving bank deposit account. The Reserve Bank of India has amended basic framework of BSBD account. So let us first understand कि ये एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है. BSBDA एक टाइप का नो फ्रिल सेविंग अकाउंट होता है जिसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया. एज द नेम सजेस्ट ये बहुत ही बेसिक बैंक अकाउंट्स होते हैं. इनके मेन जो टारगेट ऑडियंस होती है दोज आर द पीपल विद लो और इरेगुलर इनकम, those who have no prior access to banking services. That way, BSBDA का मेन एम होता है कि वो ये इंश्योर करे कि हर इंडिविजुअल के पास एक बेसिक बैंक अकाउंट और एक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस हो विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम कंडीशंस. तो ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें बहुत बेसिक से बैंक अकाउंट की जो सर्विसेज होती है वो सारी अवेलेबल होती है टू द कस्टमर. तो जैसे जीरो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, इनमें डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी मिलता है, एटीएम फैसिलिटी मिलती है, फ्री कैश विड्रॉल होता है. तो इसका मेन एम ये है कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देंगे हम हर इंडिविजुअल को एट आइदर वेरी लो और नो कॉस्ट इन्वॉल्व. नए डायरेक्शंस हैं ये या तो अप्रैल 1 2026 या जब भी बैंक अडॉप्ट कर ले whichever is earlier तब से ये वाली डायरेक्शंस would come into force. Now इन अमेंडमेंट्स, ये जो बेसिक अमेंडमेंट्स किए हैं आरबीआई ने, इनको ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमम फ्री फैसिलिटीज इन अ बीएसबीडीए. एज आई सेड, बीएसबीडीए का मेन एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब बेसिक से सर्विसेज देना हर एक इंडिविजुअल को. तो इन अमेंडेड डायरेक्शंस के अंदर या इस फ्रेमवर्क के अंदर हर बैंक जो है उसको ऑफर करना होगा एक बीएसबीडीए या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, एक नॉर्मल बैंकिंग सर्विस की तरह अपने कस्टमर्स को ऑफर करना है. कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन अकाउंट में, और ये कुछ फैसिलिटीज है जो उनको फ्री ऑफ चार्ज देनी होगी. फर्स्ट वन इज नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स इन अ मंथ पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. मतलब कितने डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आप कर सकते हैं इन अ मंथ, इस पे किसी भी तरीके का कोई भी कैप या रेस्ट्रिक्शन बैंक नहीं लगाएगा. सेकेंड इज एटीएम या एटीएम कम डेबिट कार्ड जो है, देयर आर नो चार्जेस इन्वॉल्व फॉर द इशुएंस और रिन्यूअल फॉर एटीएम और एटीएम कम डेबिट कार्ड फॉर बीएसबीडीएस. थर्ड इज एक चेकबुक प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसमें मिनिमम 25 चेक लीव्स पर ईयर होगी. फोर्थ इज पासबुक या मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो होता है, या तो फिजिकल फॉर्म में या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फ्री रहेगा विद नो चार्जेस. एंड द फिफ्थ वन इज एटलीस्ट मिनिमम 4 विड्रॉल्स एक मंथ में, फ्री विड्रॉल्स हमको प्रोवाइड करने होंगे टू द बीएसबीडीए अकाउंट होल्डर. अगर आपने अपने बीएसबीडीए से किसी भी तरीके का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है, मतलब यूपीआई किया है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. इनके अलावा 4 फ्री विड्रॉल्स होंगे इन अ मंथ टू एवरी बीएसबीडीए अकाउंट होल्डर. अब बैंक्स जो है, बैंक्स को आरबीआई ने डायरेक्ट तो किया है कि कुछ फैसिलिटीज उनको देनी है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया या फिर चेकबुक हो गया, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं रहेगी कस्टमर्स के लिए, एज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक बैंक अकाउंट्स, राइट. तो ये स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट्स है, इसमें हर चीज आप मैंडेटरी नहीं करोगे. तो ये तीन कुछ फैसिलिटीज हैं जो बीएसबीडीए अकाउंट्स में मैंडेटरी नहीं होगी. इट इज कंप्लीटली द कॉल ऑफ द अकाउंट होल्डर. उनको अगर वो सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज लेनी है तो वो ले सकते हैं. क्या है वो सर्विसेज? फर्स्ट इज एटीएम या डेबिट कार्ड, सेकंड इज चेकबुक, एंड थर्ड इज इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग. तो मान लीजिए अगर मैं एक बीएसबीडी अकाउंट ओपन करवाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे एटीएम कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज नहीं चाहिए, तो बैंक मुझे फोर्स नहीं कर सकता ये सर्विसेज लेने के लिए, बिकॉज दीज सर्विसेज आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर कंप्लीटली ऑप्शनल इन नेचर फॉर बीएसबीडी अकाउंट होल्डर. तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट है, बीएसबीडी अकाउंट नहीं है, कोई एक सेविंग अकाउंट है. अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मान लीजिए पहले मैं एम्प्लॉयड थी, अब आई एम अनएम्प्लॉयड, आई डोंट हैव अ फिक्स्ड इनकम सोर्स कमिंग, तो मुझे चाहिए कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है मैं उसे कन्वर्ट करा लूँ एक बीएसबीडी अकाउंट में. तो वो मैं किस तरीके से करवा सकती हूँ? कस्टमर में रिक्वेस्ट कन्वर्जन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट इनटू अ बीएसबीडी और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. तो मान लीजिए अब मुझे अगर अपना सेविंग अकाउंट कन्वर्ट करवाना है बीएसबीडीए में, तो मैं रिक्वेस्ट करके करवा सकती हूँ. जो बैंक है उसको ऐसा कन्वर्जन करना होगा विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट. मान लीजिए अगर मैंने 1 जनवरी को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे अपना अकाउंट अब बीएसबीडीए में कन्वर्ट करवाना है, तो बैंक को 7th of January तक
मेरा अकाउंट BSBDA में कन्वर्ट करना होगा या बैंक्स मस्ट आल्सो एनेबल डिजिटल सबमिशन ऑफ कन्वर्जन रिक्वेस्ट। मतलब अगर मुझे अपना अकाउंट कन्वर्ट करवाना है, मैं जरूरी नहीं कि फिजिकली ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट सबमिट करूं, मैं डिजिटली भी इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एंड बैंक को तब भी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी। अब BSBDA अकाउंट्स का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए पर कस्टमर सिर्फ एक BSBDA अकाउंट अलाउड होता है। तो अगर मैंने मान लीजिए आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस एग्जांपल, मैंने अपना एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट अगर एक BSBDA अकाउंट में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी एक BSBDA हो तो मैं एक और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुलवा सकती, या तो सेम बैंक में या तो किसी दूसरे बैंक में। मतलब बैंक्स जो है उनको एक डिक्लेरेशन ऑब्टेन करवाना होता है कस्टमर से कि वो डिक्लेयर करे कि उनके पास ऑलरेडी कोई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट उनके पास नहीं है, तभी जाके एक BSBDA ओपन होगा टू द फॉर द एलिजिबल कस्टमर्स। So the next circular is about Reserve Bank of India amending credit information reporting framework. इस सर्कुलर में RBI ने क्रेडिट डेटा की टाइमलीनेस को इम्प्रूव करना, उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना और अपने सुपरविजन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वाला फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो क्रेडिट ब्यूरोज जो होते हैं जैसे कि सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफेक्स, इनके पास जो भी डेटा जाता है फ्रॉम द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस उसको और स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो पहले क्या होता था कि जो फ्रेमवर्क था, जो डेटा होता था वो लेट होता था, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट हो सकता था। आरबीआई इन डायरेक्शंस के थ्रू ये इंश्योर करना चाहता है कि किसी भी तरीके का डेटा जो CICs के पास जाता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जाता है फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड NBFCs, वो एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो एंड विद इन अ टाइमलाइन अपलोड हो जाए। ये जो डायरेक्शंस है ये 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होने वाली है। मतलब बैंक्स एंड NBFCs के पास एक प्रॉपर ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन होता था या जो क्रेडिट डेटा होता था वो मंथली या फिर डिलेड बेसिस पर रिपोर्ट होता था। अब RBI ने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर्ड और एक फ्रीक्वेंट मैनर में इस डेटा को रिपोर्ट करने का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। तो अब जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक्स, NBFCs, इनको अपना जो भी डेटा है वो इन 4 डेट्स पे रिपोर्ट करना होगा, ईदर 9th डे ऑफ द मंथ, 16th डे ऑफ द मंथ, 23rd ऑफ द मंथ और लास्ट डेट ऑफ द मंथ। मतलब मंथ में ये 4 रिपोर्टिंग डेट्स फिक्स कर दी गई है। इससे होगा क्या, क्रेडिट स्कोर जो है वो ज्यादा रियल टाइम होगा, मतलब गलत रिपोर्टिंग के भी चांसेस कम हो जाएंगे, किसी भी तरीके का अनफेयर इम्पैक्ट बोरोवर को नहीं पड़ेगा क्योंकि एक शेड्यूल्ड एंड एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क के थ्रू क्रेडिट की रिपोर्टिंग होगी। अब यहाँ RBI ने 2 टाइप के रिपोर्टिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। क्या क्या वो रिपोर्टिंग सिस्टम है? पहला है फुल फाइल सबमिशन। फुल फाइल सबमिशन जो होगा लास्ट डे ऑफ द मंथ पे होगा एंड इसके बेसिस पर कंप्लीट जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन की फाइल होगी, मतलब जितना भी डेटा होगा रिलेटेड टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन, वो सब नेक्स्ट मंथ के 5th डे तक रिपोर्ट हो जाएगा। मतलब कि एक मंथ एंड का स्नैपशॉट कंपलसरी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड इज इंक्रीमेंटल डेटा सबमिशन। इंक्रीमेंटल डेटा सबमिशन में 4 डेट्स जिसके बारे में हमने बात किया था, 9th, 16th एंड 23rd। इसमें किसी भी तरीके का अगर इंक्रीमेंटल चेंजेस होता है, जैसे अगर किसी तरीके का न्यू लोन है, कोई क्लोजर है, डिफॉल्ट है या देयर इज एन अपडेट, तो वो सारे हम इंक्रीमेंटल डेटा सबमिशन में सबमिट करने वाले हैं। इसका टाइमलाइन होगा रेफरेंस डेट से 4 कैलेंडर डेज के अंदर। ओके, तो अगर मैंने इंक्रीमेंटल डेटा सबमिट कर दी हूँ तो जो भी रेफरेंस डेट है उसके 4 दिन के अंदर अंदर मुझे डेटा सबमिट करना होगा। और अगर मैं मंथली फुल फाइल सबमिशन कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट मंथ के 5th डे में वो डेटा सबमिट करना होगा। RBI ने सुपरविजन जो है वो और टाइट कर दिया है। कैसे? विद सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग थ्रू दक्ष। तो इसमें CICs को क्या करना होगा, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उनको क्या करना होगा, बैंक्स, NBFCs या जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है उनकी तरफ से अगर किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस होता है, मतलब किसी तरीके की लेट रिपोर्टिंग हो गई या कोई भी रिपोर्टिंग नॉर्म्स को अगर वायलेट किया हो, तो जो भी CICs हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, उनको जो दक्ष पोर्टल है, दक्ष सुपरवाइजरी पोर्टल फॉर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे ये सारे जो नॉर्म्स या ये सारे जो नॉन कंप्लायंस है उनको रिपोर्ट करना होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाफ ईयरली, मतलब या एज ऑन March 31 और एज ऑन September 13, एक
फाइनेंशियल ईयर में हाफ ईयरली मतलब 2 टाइम्स वो दक्ष पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे अबाउट एनी नॉन कंप्लायंस बाय अ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड डेटा। काफी बार जो डेटा होता है उसका फॉर्मेट जो होता है वो गलत होता है, या उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है, या कुछ फील्ड्स मिसिंग होती है, इसकी वजह से जो डेटा है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब आरबीआई ने स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली वो रिजेक्टेड डेटा होगा उसको तुरंत ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा। promptly they have to rectify the rejected data, and second they have to resubmit the corrected data. now ये टेबल थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर एक बार हम इसको समझ लेंगे तो दैट वुड बी रियली इजी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, दैट वे इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कनेक्ट। मान लीजिए मैं एक एनबीएफसी हूँ, ठीक है, एंड मैं जनवरी का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। अब मेरा जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन होगा एज ऑन 9th डे ऑफ द मंथ, मतलब मैं एक एनबीएफसी हूँ और मेरे पास जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है एज ऑन 9th ऑफ जनवरी, मैं उसको जो डेटा है वो 13th ऑफ जनवरी को सीआईसी को सबमिट करूंगी, राइट। तो 9th जनवरी तक मेरे पास जितना भी क्रेडिट डेटा होगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं उसको सबमिट कर दूंगी 13th ऑफ जनवरी को टू द सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। अब मैंने 13th को वो सबमिट कर दिया, जो सीआईसी होगा वो उसको एनालाइज करेगा एंड 16th ऑफ जनवरी वो एक रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट मेरे पास देगा। तो 9th तक का डेटा मैं 13th जनवरी को सबमिट करूंगी एंड 16th जनवरी तक जो भी सीआईसी रहने वाला है वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट देगा। 16th जनवरी के बाद 20th जनवरी को, यानी 20th ऑफ द मंथ को सीआई है, मतलब जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन, मतलब मैं एनबीएफसी, मैं वो डेटा देखूंगी, मुझे क्या रेक्टिफाई करना है वो रेक्टिफाई करके मैं 20th तक मतलब 20 जनवरी को करेक्टेड डेटा जो रहेगा वो वापस रीसबमिट करूंगी टू द सीआईसी। एक बार फिर से देखते हैं, 9th जनवरी तक मेरे पास जितना भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होगा वो मैं 13th जनवरी को सीआईसी को सबमिट करूंगी। सीआईसी 16th जनवरी को मुझे ये बताएगा कि मुझे कौन सा डेटा है जिसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद मैं 20th जनवरी को जो भी करेक्टेड डेटा होगा उसको रेक्टिफाई करके वापस से सीआईसी को सबमिट कर दूंगी। दिस इज फर्स्ट साइकिल। अब हम जाते हैं एज ऑन 16th डे। तो पहला हमने 9th डे ऑफ द मंथ का देखा, अब हम 16th डे ऑफ द मंथ का देखें। 9th डे तक का डेटा हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया। अब बाय 16th डे ऑफ द मंथ मतलब 16 जनवरी तक मेरा जितना भी डेटा होगा वो मुझे 20 जनवरी तक सीआईसी को अगेन डेटा वो सबमिट करना होगा। सीआईसी 23 जनवरी तक मुझे रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट देगा एंड मुझे वहां पे करेक्शन करके 27 जनवरी तक सीआईसी को करेक्टेड डेटा वापस सबमिट करना होगा। दैट वुड बी द 16th डे। सिमिलरली 23rd डे ऑफ द मंथ में ले ले, मतलब 23 जनवरी तक जितना भी डेटा होगा मैं 27 जनवरी को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को सबमिट करूंगी। 30th जनवरी तक मुझे रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट मिल जाएगी एंड मुझे 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब 5th फरवरी तक मुझे करेक्टेड डेटा वापस से सबमिट करना होगा। These were the 3 cycles and the last one is the last day of the month, मतलब जनवरी का मंथ है तो 31st would be the last date of the month। तो 31st जनवरी तक मेरे पास जितना भी डेटा होगा वो मुझे 5th फरवरी तक, 5th of the next month which means 5th फरवरी तक मुझे सीआईसी के पास उसको सबमिट करना होगा। जो सीआईसी होगा वो 8th फरवरी, 8th of the next month मतलब 8th फरवरी को वो मुझे रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट देंगे एंड मुझे उस रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को एक्नॉलेज करके करेक्टेड डेटा 13th फरवरी, 13 of the next month would be 13th फरवरी को मुझे वो करेक्टेड डेटा देना होगा। तो ये 4 साइकिल्स होगी। इनके थ्रू क्या होगा कि जो एरर्स होंगे वो क्विकली कैच हो जाएंगे, जो क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी वो क्लीन और अपडेटेड रहेगी, बिकॉज हम मंथ में 4 बार डेटा को अपडेट कर रहे हैं एंड क्विकली हम उसको रेक्टिफाई करके भी दे रहे हैं। तो अगर 16th को मुझे रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आई है तो मैं 20th को उसको रेक्टिफाई कर दूंगी, 23rd को अगर आई है तो मैं 27th को रेक्टिफाई कर दूंगी, 30th को आई है तो मैं नेक्स्ट मंथ के 5th तक उसको रेक्टिफाई कर दूंगी। सो दैट वे जितना भी डेटा होगा दैट वुड बी updated, error free and clean. So that brings us to the end of today's video, where we wrapped up December 2025 RBI circulars by discussing the amended directions for basic saving bank deposit account and the revised credit information reporting framework. Before you leave, here's a quick question for you. Drop your answers in the comment section.
Which scheme of the Government of India extensively uses basic savings bank deposit account for direct credit of subsidies and benefits? I hope you liked the video. Thank you so much for watching.